गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर व यूपीएससी थिंकर पर। तो हम आपको बता दें, ये बहुत खुशी की बात है कि हम आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट यूपीएससी क्लासेस लेकर आए हैं, वो भी सिलेबस बेस्ड। कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पर, आपको खुद मालूम है। लेकिन क्या है कि मित्रों, हम बता दें आपको, मुझे दुख होता है इस बात का, जो गरीब विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के, और अगर यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं तो बस बातें मारते रहते हैं, आते हैं 3-4 घंटे बर्बाद करके चले जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मटेरियल और कंप्लीट क्लासें आपके लेकर आऊँगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 2022-23 का जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मेरे पास से पढ़ाया हुआ लगभग 60 से 70% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। लेकिन बस पढ़ने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, कितना आप पढ़ते हैं कितना नहीं। तो चलिए करते हैं हम इसका आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट, क्योंकि कल जब हमने पेपर देखा था यूपीएससी सीएससी का, तो उसमें कुछ पढ़ाने के नज़रियों को बदलने का हमने गौर किया, तो वो नज़रिया हमने आज से बदल दिया है। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए संविधान होता क्या है। तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन विधान। याद रखिएगा, माँ में हलंत है, सम धन विधान से मिलकर बना हुआ है। जो संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिसमें कोई राज्य या संगठन अभिशासित होते हैं, यानी कि वो अपने ऊपर ही थोपते हैं संविधान को। ऐसा नहीं होता कि कोई और थोपेगा, संविधान को वही बनाते हैं और वही उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें, हमारे संविधान या संविधान की सबसे पहली चर्चा मैग्ना कार्टा में की गई थी, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता या दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार होता है, उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करती है तथा उसके प्रयोग विधि को बताती है। यह राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है। सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपको याद करने वाली बात है, तो किसी भी राष्ट्र के शासन का आधार उसके चरित्र संगठन को निर्धारित करता है संविधान, और उसका प्रयोग विधि को भी संविधान बताता है। यह राष्ट्र की परम विधि होती है, विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है। सभी प्रचलित कानूनों का अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी संविधान की भावना के अनुरूप की जगह विपरीत हो जाए, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत का कोई भी एक नेता आया, कोई बाबा आया या मौलवी आया, वो कह देगा भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। इसके अलावा अगर वो ऐसे करते हैं तो उसे क्या कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, और बच्चे आपको बता दें 8 अनुसूचियां आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है, जो लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेद, 10 अध्याय, कुल मिला के 3814 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वही अमेरिका का संविधान भी है, उसमें 4543 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। यानी कि सबसे पुराना संविधान किसका है बच्चे, तो अमेरिका का है, और सबसे छोटा लिखित संविधान, यानी सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका होगा मित्रों, अमेरिका का। और उससे छोटा, सबसे छोटा तो मित्रों आपको मालूम चाहिए, मोनाको का संविधान सबसे छोटा है, जिसमें मात्र 97 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ या अध्याय देखने को मिल जाएंगी। जो जो आपको बताया जा रहा है उसको विशेष तौर पे आपको नोट करना है, और इसका जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक ना। चलिए अब बात करेंगे हम परिचय की। तो देखिए, संविधान शब्द का प्रयोग साधारणतया संकुचित या विस्तृत 2 रूपों में होता है। विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किसी राज्य के शासन प्रबंधन संबंधी सब नियमों के लिए किया जाता है। इन नियमों में से कुछ नियम न्यायालयों द्वारा मान्य तथा लागू किए जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतया वैधानिक नहीं होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार कर लीजिए और राज्य की नीति निदेशक तत्व समझ लीजिए। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा उनको लागू करा सकते हैं आप, लेकिन नीति निदेशक तत्वों को राज्य को करना है नहीं करना, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने अशुद्ध रूप के कारण यह नियम न्यायालय की मान्यता नहीं पाते हैं, किंतु फिर भी शासन प्रबंध की व्यवहारिकता में इनका प्रभाव शुद्ध नियमों का मिश्रण ही संविधान होता है। इंग्लैंड का विधान इस कथन का साक्षी है। इसको नहीं पढ़ना है आपको कुछ भी, ये तो सब आपके लिए एक नॉलेजेबल है, बस पढ़ सकते हैं ध्यान रखने के लिए, लेकिन जो आपको मैन बताएगा उसको जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान शब्द का आशय कोई भी माना जाए, किंतु मूल वस्तु यह है कि किसी देश के संविधान का पूर्ण अध्ययन केवल कुछ लिखित नियमों के अवलोकन से संभव नहीं है।
यानी कि देखिए संविधान भले ही है, लेकिन आप सोचें कि जो भारत के संविधान की अगर चर्चा करें, अमेरिका के संविधान की चर्चा करें, तो आप उसको लिख के समझ नहीं सकते हैं कि लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ जाएंगे कैसा क्या होता है। आप अगर लोकल लेवल में जाएंगे, आप ग्राउंड स्तर पर चेक करेंगे, आप बताइए अगर बाढ़ आती है तो आप ग्राउंड स्तर पर ही मालूम होता है कि कितना बाढ़ में पानी घुसा हुआ है घर में, कितना नुकसान हुआ है। आप आसमान से देख के नहीं मालूम कर सकते कितना हुआ कितना नहीं। तो कारण यह है तो शासन प्रबंध संबंधी अनुशासन का एक अंश मात्र होता है। संपूर्ण संविधानिक परिचय शासन प्रबंधी सब अंगों का ही एक अध्ययन में से एक संभावित हो सकता है। यानी कि देखो ये तो एक मात्र कागजी दस्तावेज होता है, लेकिन इसको चलाने वाले जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा उदाहरणार्थ बहुधा संविदा में केवल शासन के मुख्य अंगों कार्यपालिका विधायिनी लिखा है, विधायिनी सभा और न्यायपालिका का भी उल्लेख होता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का भी उल्लेख होता है, किंतु इन संस्थाओं की रचना, पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति इत्यादि का व्याख्या साधारण विधि द्वारा ही निश्चित की जाती है। यानी कि आप कानून बना के ही क्या कर सकते हैं, इनको माने आप इनका पैटर्न जारी कर सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति को कैसे आप चयन करेंगे या फिर प्रधानमंत्री का चयन कैसे करेंगे, इससे कर सकते हैं। इसी प्रकार कई देशों में निर्वाचन नियम, निर्वाचन क्षेत्र और प्रति क्षेत्र के सदस्यों की संख्या, शासकीय विभागों की रचना, न्यायपालिका का संगठन, इन सब के महत्वपूर्ण कार्यों को संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं होती है। यदि होती है तो बहुत साधारण रूप में होती है। मुख्यतः इनका वर्णन नियंत्रण साधारण विधि द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विधि संरचना विधानमंडल के क्षेत्र में सीमित नहीं होती है। न्यायपालिका द्वारा मूल विधि की व्याख्या जो नियम प्रफुटित होती है। यानी कि देखिए ये पढ़ने के लायक कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट जो था मैंने हाईलाइट कर दिया है। और देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस करना है अधिकतम, और अन्य चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा स्रोत से पढ़ाते हैं जो आप लोग नहीं कर सकते इतने ज़्यादा स्रोत का उपयोग, और ख़ासतौर पर मेरे अनुभव के साथ। और मैं बता दूँ 2 बार UPSC CDS में क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है, विश्वास कर सकते हैं आप हम पे खुलकर, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजव्यवस्था संबंधी रूढ़ि एवं व्यवहार की भी कम प्रभावात्मक एवं महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अतएव इन सब अंशों का अध्ययन ही सर्वांग वैधानिक परिचय पूर्ण कर सकता है। किंतु संविधानिक शास्त्र शब्द की परिधि केवल शुद्ध वैधानिक नियम में ही आते हैं और अन्य संविधानिक व्यवहार रूप माने जाते हैं। यानी कि संविधानिक शब्द का मतलब वो हो जाएगा, शास्त्र का मतलब जो उसमें लिखा है केवल वही माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे एक्ट लगा देते हैं जो संविधान में नहीं है, उन्हें संविधानिक व्यवहारक रूप माना जाता है। यानी कि संविधान के व्यवहार के रूप में काम कर रहा है, ना कि वो संविधानिक है। यानी कि आपने सुना होगा सांविधिक और संवैधानिक 2 प्रकार के निकाय होते हैं। एक संविधानिक होता है जो संविधान में जिसका वर्णन है, एक सांविधिक होता है जिसको सरकार बना देती है। आगे बात करें तो प्रकार तो आपको सभी को मालूम होंगे, संविधान लिखित प्रकार का भी होता है और एक मौखिक तो खैर नहीं कह सकते हैं, अलिखित कह सकते हैं। तो संविधान का एक प्रकार है लिखित। लिखित संविधान अधिकतर लेख के भारतीय संविधान या फिर कुछ संकलित लेख जैसे स्वीडिश के संविधान होते हैं, किंतु जिस रूप में संविधान क्रियान्वित होता है उसकी व्याख्या ना ही कहीं पूर्णतः लिखित होती है और ना ही पूर्णतः अलिखित होती है। और इंग्लैंड का संविधान अलिखित माना जाता है, ये आप इंपोर्टेंट याद कर सकते हैं। कहाँ का संविधान अलिखित है, तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित माना जाता है, किंतु वहाँ भी 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट कई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1911 एवं 1949 में पार्लियामेंट एक्ट जिनके द्वारा लॉर्ड सभा के अधिकार सीमित हुए 1679, 1816, 1862 के हेवियस कार्पस एक्ट तथा 1947 में क्राउन प्रेसिडेंटिंग एक्ट निर्मित हुए हैं। इन निम्नलिखित नियमों का महत्व इंग्लैंड के संविधान में अलिखित रूढ़ि परंपरा एवं व्यवहार की तनिक भी कम नहीं है। इसके विपरीत भारत के विस्तृत रूप में लिखित संविधान में भी, जिसका विस्तार 395 धाराएं यानी अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो 22 भागों में विभक्त हैं, कुछ अलिखित नियमों पूरक रूप में मिलते हैं। यानी कि हमारे संविधान में भले ही नहीं है, नाने लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनका उपयोग किया जाता है, ये बात कही गई। क्योंकि देखिए आप बताइए क्या क्या लिखते उस संविधान में, लेकिन फिर भी उसको उसके दायरे में लाया गया है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। हमारे भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद जो आपको ध्यान रखनी होंगी, 8 जो है आपको याद रखना होगा अनुसूचियाँ हैं, और 22 भागों में विभक्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे और देख सकते हो अगर आप, तो संविधान में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल में मंत्रिपरिषद होता है, आपने देखे होंगे, और राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ये संविधान के अतिरिक्त अलिखित नियम ही लागू करते हैं, ठीक ना। यानी भले ही हमारा संविधान, आपको मालूम है कि हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं होता है भारत में। चलिए
उसके आगे अगर हम बात करें संविधान संबंधी अन्य भेद की, तो नमनशील, परिनिधन, बहुधा, क्रमशः, आलिखित, लिखित, पर्यायवाची बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं रोक कर वीडियो को, तो आप इसको समझ लीजिएगा। लेकिन ये मैंने क्यों पढ़ाया संविधान, आपने गौर नहीं किया होगा। अगर कल आपने पेपर दिया था तो आप समझ गए होंगे, यानी कि 10 अक्टूबर को जिस भी बच्चे ने पेपर दिया है तो समझ गए होंगे कि सर ने ये क्यों पढ़ाया है, ठीक ना। चलिए, उसके अलावा मत प्रदान, वोटिंग, स्वतंत्रता सुधार, राज्यसभा की सत्ता हनन, ये सभी ब्रिटेन के संविधान के हैं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो पढ़ने की ज़रूरत थी उसको मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये कुछ की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, केवल आपके समझाने के लिए हमने बताया हुआ है। लेकिन ये ज़रूरत है, भारतीय संविधान की रचना के समय निर्माताओं के सम्मुख कई मूल प्रश्न थे, जैसे कि नागरिकों के मूल स्वाधिकारों की सुरक्षा, केंद्र और राज्यों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट व्याख्या करना, जिससे दोनों अपनी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत विधि व्यवहार सीमित रखें, संविधान का रूप परिदृढ़ रखना और राज्यों में पारस्परिक वाणिज्यिक व्यवसाय स्वतंत्र की रक्षा आदि। क्योंकि आपको मालूम है कोई राज्य ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोयाबीन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है नहीं कि कह सकते हैं उत्पादन होता है, लेकिन कोई राज्य ऐसा होता है जहाँ सोयाबीन होता ही नहीं है, तो केंद्र क्या करेगा, वो वहाँ का सोयाबीन वहाँ सप्लाई कर देगा। नहीं तो क्या है, वो राज्य सनक जाए, कह देगा नहीं देना हमें। तो भाई उसके लिए भी ये संविधान बनाया गया और सोचा गया कि भाई किस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यानी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कोई पढ़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान के एक प्रमुख रचयिता याद रख सकते हैं हैमिल्टन के अनुसार, संविधान वास्तव में मूल विधि है तथा न्यायाधीशों को सदा इस तथ्य को स्वीकार कर मान्यता देनी चाहिए, जब विधानमंडल द्वारा निर्मित साधारण विधि नियमों तथा संविधान में विरोध उपस्थित हो तो संविधान को उच्च एवं प्राथमिक मानकर अधिक मान्यता देनी चाहिए। कारण यह है कि संविधान स्वयं देश की जनता के आंतरिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति, जबकि अन्य विधि उस जनता की प्रतिनिधि सभाओं की भावनाओं का प्रतीक होती है। स्वभावतः संविधान मूल एवं श्रेष्ठ है। अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मार्लबरो बनाम मेडिसन का निर्णय इसी नियम के अनुसार दिया था। ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि मूल विधि है वास्तव में। आप इसको आंसर राइटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भैया जी मेरी बात आप समझे हैं, नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपका क्या कर लेंगे, मैसेज सीन करके आपका जवाब दे सकते हैं। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बात और मैं बता दूँ, अगर आपने सपना देखा है IAS का, तो बच्चे 1 साल दे लो हमारे लिए, हम गारंटी दे रहे हैं आपका एग्ज़ाम निकालने की, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। बस मैं ये गारंटी लूँगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आया है कि नहीं, बस उस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको कितने और अच्छे देते हैं। मैं आपको केवल 80% दे सकता हूँ, आपको 20% अपनी तरफ से ही देना होगा, यानी कि जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसको आपको अपने हिसाब से रिवीजन करना होगा। तो विश्वास तो आप कर ही सकते हैं। तो भैया जी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने एक मित्र को शेयर कर दीजिए जो यार गरीब है, क्योंकि आपको मदद करने में खुशी नहीं होती क्या। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।